नमस्कार, मैं हूं वेद शुक्ला और आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल एक्टिव इंडिया। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं उर्दू अदब के मशहूर शायर और गीतकार शहरयार का सफरनामा। जी हां, फिल्म उमराव जान के गीतों के लेखक और जदीद शायरी की पहचान को पुख्तगी देने वाले वही शहरयार जिनका कलाम हमें एक अरसे से तरोताजा करता रहा है। सूरज का सफर खत्म हुआ, रात न आई, हिस्से में मेरे ख्वाबों की सौगात न आई। यूं डोर को हम वक्त की पकड़े तो हुए थे, एक बार मगर छूटी तो फिर हाथ न आई। उधर देखो, हवा के बाजुओं में एक आहट कैद है। अगर तुम चाहते हो इस जमीन पर हुक्मरानी हो तुम्हारी, तो मेरी बात मानो, हवा के बाजुओं में कैद इस आहट को अब आजाद कर दो। जैसे नज्म के रचनाकार कुंवर मोहम्मद अखलाक खां शहरयार हमारे बीच में अब नहीं रहे। एक मुद्दत से हिज्र की लंबी रात नहीं आई, आती थी जो रोज गली के सूने नुक्तों तक। आज हुआ क्या, वो परछाई साथ नहीं आई। जगह वही है, जज्बात भी वही खड़े हैं, रूह बाकी है, बस जिस्म रूठ गया है रवायतों की दुनिया से। अलविदा अखलाक मोहम्मद खान। जिंदगी जब भी उनकी कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ है, तो उनकी याद आते ही दिल में दुख और दर्द भर जाता है। यही चले जाना बहुत कष्टदायी है, बहुत प्यारे इंसान। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के आंवला में पैदा हुए शहरयार के वालिद एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। उनकी आरंभिक पढ़ाई हरदोई में हुई थी, जहां से वर्ष 1948 में शहरयार अलीगढ़ पढ़ने आए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिटी हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। इंग्लिश मीडियम से पढ़े शहरयार का यही पहली बार उर्दू से साबका हुआ और फिर वो स्नातक की पढ़ाई के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां 1961 में उर्दू से एमए किया। यही वह समय था जब उन्होंने अपने अंदर के शायर को जबान देना शुरू कर दिया था। जाहिर तौर पर तमाम पत्रिकाओं में उनकी शायरी दर्ज होने लगी। साथ ही साथ 1966 आते आते शहरयार उर्दू विभाग के प्रवक्ता तक का सफर तय कर चुके थे। तालीम की दिशा में प्रोफेशन के लिहाज से शुरू ये सफर एएमयू के उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष तक जाकर ही रुका। वहीं दूसरी तरफ 1967 तक उनका पहला काव्य संग्रह इसमें आजम भी प्रकाशित हो चुका था। और हाँ, यहाँ ये बता देना जरूरी है कि तमाम विभागों की ही तरह शहरयार के वालिद भी अपने लखते जिगर को प्रशासनिक अधिकारी बनते हुए देखना चाहते थे, लेकिन नीयत को तो कुछ और ही मंजूर था। उसने तो उर्दू अदब के सीने पर शहरयार की शक्ल में एक सितारा और जड़ने का इंतजाम कर रखा था। तो फिर क्या था, शहरयार निकल पड़े उर्दू अदब में अपने नाम को चरितार्थ करने, यानी शहजादे के तौर पर अपनी पहचान सुनिश्चित करने। ठिठकी हुई जिंदगी खड़ी है जुस्तजू के इंतजार में, लेकिन मस्ती मौन है मतवाले सदमे में। वही खड़ा है शहर, शहरयार चला गया है। अदब की दुनिया उन्हें आसमान मानती थी, लेकिन उस आसमान को अपनी ऊंचाइयों का अभिमान न था। बरेली से 75 साल पहले जो यात्रा शुरू हुई थी, वो अलीगढ़ की एक गली में थम गई। अभी सन 2008 की ही बात है, ज्ञानपीठ पुरस्कार देने के लिए अमिताभ बच्चन मुंबई से दिल्ली आए थे। कुंवर अखलाक मोहम्मद खान उर्फ शहरयार का जन्म 6 जून 1936 को उत्तर प्रदेश के अमला इलाके में हुआ था। शहरयार हिंदुस्तानी अदब के आसमान का एक चमकता हुआ सितारा थे। मशहूर उर्दू शायर शहरयार पिछले 5 दशकों से उर्दू साहित्य की सेवा कर रहे थे।
बेहद सरल भाषा में शायरी कहने वाले शहरयार उर्दू शायरी को एक नए मुकाम तक ले गए। फिल्म उमराव जान को शहरयार की शायरी ने ही क्लासिक फिल्म का दर्जा दिलाया। शहरयार ने छठे दशक से अपनी शायरी के साथ साथ उर्दू अदब की दुनिया में अपना सफर शुरू किया। ये वो दौर था जब उर्दू शायरी में बगावत की आवाजें बुलंद हो रही थी। ज्यादातर शायर नएपन पर जोर दे रहे थे, लेकिन इस दौर में भी शहरयार पुरानी परंपराओं के साथ खड़े नजर आए। वे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एवं उर्दू विभाग के प्रवक्ता रहे। उन्होंने कई किताबें भी लिखी। 65-66 वगैरह में जब नई शायरी उर्दू में बहुत तरक्की फैल रही थी और उसके साथ बड़े झगड़े भी थे कि ये नई शायरी क्यों हो रही है, पुरानी शायरी को आप लोग क्या कंडेम करते हैं या नहीं तो क्यों उसके अपने अलग रास्ता क्यों बना रहे हैं। तो तमाम बातें थी जो कुछ ये भी था कि जो पुराने लोग थे, जो हम लोग पहले के लोग थे, उनमें कुछ शक भी था कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं इनको, और अब ये अपने को तरक्की पसंद नहीं कहते हैं। और तरक्की पसंद के माने तो होते हैं कि जो आदमी की समाज से और हो सके तो पॉलिटिकल लाइफ से कहीं न कहीं से कुछ जुड़ा हुआ होना चाहिए उसको। तो ये लोग सब उससे इनकार करते हैं, कहते जरूरती चीजों की नहीं, शायरी हम दिल से निकालेंगे। तो एक बड़ी बेचैनी थी, कुछ इस तरह की लोगों में नाराजगी थी, बड़े लोगों में। और ये भी था कि साहब आखिर ये लोग क्या चाहते हैं कि इनका किस बात पे इनको हमसे इत्मीनान नहीं है। तो वो जमाने थे जब हम लोगों ने लिखना शुरू। मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैं बावजूद इसके कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म रहा हूँ और शहरयार साहब अलीगढ़ के उस्ताद और प्रोफेसर और बाद में हेड भी रहे, और मैं बराह रास्त उनका शागिर्द तो नहीं रहा, लेकिन अपने रिसर्च डेज में जब मैं कई महीने अलीगढ़ रहता था तो शहरयार साहब के कई शागिर्द जो नए शायर और अफसानिगार बन के उभर रहे थे, सब मेरे बड़े करीबी और गहरे दोस्त थे। तो इन सब के तवस्सुस से मुझे अलीगढ़ में पहले खलीलुर रहमान आज़मी के पास और उसके बाद फिर उन्हीं के तवस्सुस से शहरयार साहब को करीब से देखने का मौका मिला। उस वक्त तक शहरयार एक जदीद शायर की हैसियत से अपनी एक पहचान बना चुके थे और यूनिवर्सिटी में बहसत लेक्चरर आ भी चुके थे। वो सब अपनी जगह पर था, लेकिन ज़ाती तौर पर मुझे उनके घर पर, उनके स्टाफ क्लब में, उर्दू डिपार्टमेंट में, उनके क्लास में भी बैठने का और उनसे बहुत करीब से बात करने का शरफ हासिल हुआ। तो अंदाजा ये हुआ कि वो बहुत आसानी से खुलने वाले इंसान नहीं थे और मामूली तालिब इल्मों से तो एक फासला ही बना के चलते थे। हाँ, एक बार जब उन्हें एतबार हो जाए कि इस नौजवान में टैलेंट है, सलाहियत है, चाहे वो तनकीद की चाहे वो तख्लीक की, तो फिर उनका रवैया रफ्ता बरादराना और दोस्ताना हो जाया करता था। 1965 में पहली किताब आई थी इसमें आजम। उर्दू के संसार के लिए दुनिया का नया दरवाजा थी ये किताब। तो पहला उनका मजमूए कलाम जो इसमें आजम है, ये मेरे पास सामने रखा हुआ है, ये उनकी पहली किताब है जिसमें बहुत अच्छी शायरी और उस ढंग की है कि जिसको हम आज भी अप्रिशिएट करते रहते हैं। लेकिन बात को जब प्रोग्रेसिव को उन्होंने छोड़ के उन लोगों के साथ आ गए जो मॉडर्निस्ट, जिनको हम जदीदिये कहते हैं, तो उनके यहाँ कुछ एक तब्दीली हुई। उनकी ट्रेजेडी ये रही है, जो मैं ऑब्जर्व किया, मैंने वही अर्ज कर रहा हूँ, ट्रेजेडी ये रही है कि वो दोनों वर्ग को खुश रखना चाहते थे और ये दुनिया में कभी नहीं हो सका। तो इस वजह से नतीजा यही हुआ कि वो जो हम पुरानी जबान में कहते हैं कि न इधर के हुए न उधर के हुए वाली मंजिल हुई। लेकिन वो एज ए पोएट बहुत अच्छे शायर थे, इसमें कोई शक नहीं। फिर आई सातवां दर, हिज्र की जमीन, काफिले यादों की जैसी बेमिसाल कृतियां। लेकिन जब ख्वाब का दर बंद है आई तो हिंदी का संसार भी उनका मुरीद हो चुका था। सबसे बड़ी उनकी शख्सियत की खूबी यह है कि जो चीजें कई बार एक दूसरे के मुखालिफ देखी जाती हैं, विरोध में देखी जाती हैं, उनके यहाँ वो विरोध गायब हो जाता है। मसलन हम लोग कई बार हिंदी और उर्दू की बात करते हैं, तो
खासी बहस होती है कि भाई ये हिंदी उर्दू में कैसा रिश्ता है, कैसा नहीं है। शहरयार साहब ने अपनी शायरी के जरिए और एक एकेडमिशियन के जरिए, अध्यापक के रूप में, मुदर्रिस के रूप में जो उनका काम था, दोनों के जरिए उन्होंने हिंदी और उर्दू में कोई ऐसा बैर भाव नहीं है जो दोनों के बीच कहीं कोई भेद पैदा करता हो। ऐसा जो उनका एक पूरा अदब में उनका जो दखल था, उससे ये बराबर एहसास होता रहा। भाई शहरयार साहब ने अपने अदब के जरिए, अपनी राइटिंग के जरिए, तो इसलिए हम उनको याद करते हैं। बड़ी सादगी के साथ बात कह देना और बड़ी संजीदा बात कह देना, ये उनकी ही कुव्वत थी, ये उनकी ही रचनात्मकता का कौशल था जो उनकी शायरी में हमने देखा। जहाँ तक उनकी शायरी का सवाल है, उनका पहला मजमुआ इसमें आजम पहले आ गया था और उसके बाद शबखून निकला। शबखून ने उनको बिल्ड करने में बहुत मदद की। शबखून ने उनको बहुत छापा, बहुत शाये किया उनकी शायरी, और कोशिश की कि वो एक बहसत एक बहुत मजबूत शायर के सामने आए। और फिर ये इसमें उन्हें कामयाबी, शबखून के एडिटर शमशबान फारूक साहब को इसमें कामयाबी हुई कि शहरयार एक बड़े शायर की सूरत में सामने आए। फिर उनके दूसरे बहुत से मजमुए, सातवां दर और काफी कुछ मजमुए उनके आए। शहरयार बहुत अच्छे शायर थे। वैसे ज़हनी तौर पर वो लेफ्टिस्ट थे, लेकिन शायरी के दुनिया में उन्होंने कभी अपने इन ख्यालों का इजहार नहीं किया, बल्कि वो फन फॉर फन सेक के लिए उन्होंने शायरी की है। और उसमें जो जिंदगी की जो इंसान की इंटरनल फीलिंग होती है और कभी कभी इंडिविजुअल जो फीलिंग होती है, उसको उन्होंने अपनी तमाम शायरी में तकरीबन कोशिश की कि वो इंडिविजुअल फीलिंग, उनकी वो जो इंटरनल फीलिंग है, जो इंसान के दुख दर्द हैं, जो इंसान की साइकी है, इन सब चीजों को के बारे में ही लिखते रहे और इसमें बहुत कामयाब थे। उनकी तमाम शायरी उनकी इंटरनल फीलिंग और उनकी जो एक ह्यूमन फीलिंग होती है, उसको ही लेकर उन्होंने तमाम शायरी की। और यही चीज शायद उनको बड़ा बनाती है कि उनके यहाँ ह्यूमन फीलिंग अपने पूरे शबाब पर नजर आती है। उनको ये ज्ञानपीठ अवार्ड मिला तो मैंने उनको फोन किया मोबाइल पर, तो यही टोन आई है, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। तो हमने शहरयार से कहा, अरे आप तो शहरयार हैं, आप को आपने दिल और जान तो हमारा पहले ही ले लिया है, हम आपका क्या लेंगे, हम तो आपको मुबारकबाद देने के लिए फोन कर रहे हैं। और यह जो आपकी शायरी है, इसने ऐसा एक पुल बनाया है हिंदी और उर्दू के बीच और मकबूलियत और संजीदगी के बीच, कि इसके लिए खास तौर से हम आपको याद करते हैं। उमराव जान या गमन मुजफ्फर अली की जो फिल्में बनाई गई, उन फिल्मों में उन्होंने जो नगमा निगारी की, उसके जरिए वो हिंदी समाज के बीच जितने मकबूल हुए, वो अद्भुत है। और उनकी शोहरत उस वक्त और बढ़ गई जब वो फिल्म के में उनकी कुछ गजलें आ गई, खास तरीके से उमराव जान अदा, और एक और किसी फिल्म में आया, नाम मुझे फिल्म का याद नहीं, में गजल शुरू होती है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। इसके रिकॉर्ड भी बने। और फिर वो उमराव जान अदा का तो आप जानते ही कि बहुत अच्छे उनके वो हैं, जो गालिबन आशा भोसले ने गाया, तो उससे उनकी शोहरत बहुत बढ़ गई। हम उनको एक अदीब की हैसियत से जब पढ़ते हैं तो उनकी फिक्र को बहुत अच्छी तरीके से सोचते हैं कि आज की जिंदगी से में मिली हुई है वो। सीने में
अपने अंदाजे बयान और साफगोई के साथ सादगी का बेहतर समन्वय स्थापित करने में कामयाब रहे शहरयार ने आगे अपने मजबूत कंधों पर जिस तरह शायरी की जिम्मेदारी उठाई, उससे इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि उनके जाने का जितना दुख अच्छी और ताजा शायरी पसंद करने वाले लोगों को होगा, उतनी ही तन्हा और बेचैन होगी अदब की दुनिया भी। आखिर उसका महबूब जो उससे रूठ गया। शहरयार अपनी नज़्मों या गजलों में ना तो फिराक गोरखपुरी की तरह ऐलान करते हैं और ना ही फैज की तरह दुनिया बदलने का परचम उठाते हैं। यही नहीं, कैफी आजमी का उपदेशात्मक लहजा भी उनकी शायरी से नदारद है। यही वजह है कि शहरयार की एक अपनी मुनफरिद पहचान बनी मॉडर्निस्ट जितने हैं या जदीद शोरा हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो निहायत संजीदा बात, गंभीर बात बहुत ही सादगी से कहते थे। निकले थे हुसैन आज इब्ने अली आज इधर से, हम में से मगर कोई भी निकला नहीं घर से। अब ये बड़ा गंभीर शेर है, लेकिन कितनी सादगी से। ख्वाब और शिकस्त ख्वाब के भी, यानी उनका एक पूरा मजमूई है, ख्वाब का दर बंद है, यानी अब ख्वाब देखने का दौर ये नहीं रहा। नीम की किरचें, हिज्र का मौसम, सातवां दर, इसमें आजम, ये सब उनके ऐसे कलेक्शंस हैं कि जिनको आप पढ़िए तो ऐसी ख्वाबनाकी नजर आती है, ऐसी बेचैनी नजर आती है, मगर उस बेचैनी में मायूसी नहीं है, बल्कि उस बेचैनी में जो एक एहसास है और इस्तिराब है वो प्रोटेस्ट की तरफ ले जाता है, और प्रोटेस्ट जो है वो रेवोल्यूशन की तरफ ले जाता है। ये एक पूरी कड़ी होती है। उस कड़ी से शहरयार वाकिफ थे। वो नीरे शायर नहीं थे, वो प्रोफेसर थे, वो स्कॉलर थे। उनके चाल चलन रवैये, यहां तक कि शराबनोशी तक में भी एक खास अदा झलकती थी, खास शफकत और मोहब्बत झलकती थी। बड़े रिजर्व आदमी थे, आसानी से उनको खोला नहीं जा सकता था, लेकिन हम लोग जानते थे कहां खुल सकते हैं और इसलिए हम उनको खोलते थे। शाम के वक्त जब हम लोग स्टाफ कलर में बैठते थे, सर और सवाल कर दिया तो वो उस वक्त मूड में बहुत, एक बार उनको यकीन हो जाए कि ये लड़का पढ़ने लिखने वाला है, इसको शौक है शायरी से, फिर उसके साथ खुलने में उनको ज्यादा तकल्लुफ नहीं होता था। इसलिए शहरयार ने एक जदीद शायरों की भीड़ में अपनी एक मुनफरिद पहचान इसलिए बनाई कि वो जिंदगी के शायर थे, एहसास और इस्तिराब के शायर थे और एहतिजाज के भी शायर थे। ये अलग बात है कि उनके यहाँ एहतिजाज का पहलू उनकी नज़मों में ज्यादा मिलता है, गजलों में कम है, और कहते भी थे गजल एक मखसूस शाइस्तगी चाहती है, और ये तहजीब शायरी उनको इब्तिदान खलील रहमान आजमी से, उसके बाद उन्होंने बहुत वक्त जज्बी के साथ, सरदार जाफरी के साथ और दूसरे बुजुर्गों शमसुल रहमान फारूकी के साथ और दूसरे शुअरा के साथ गुजारी और उससे बहुत कुछ सीखा। बड़ा मुश्किल होता है शायरी की भीड़ में, शायरों की भीड़ में अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाना। इनकलाब को शायरी सरदार जाफरी ने भी की है, मजाज में भी की है, मखदूम में भी की है, लेकिन फैज जो अपनी पहचान अलग बनाते हैं, एक ही मौजू पर सब कर रहे हैं शायरी, लेकिन सबका डिक्शन अलग अलग है, सबकी पहचान अलग अलग है। शहरयार हमारे अहद के, हमारे सामने के, उर्दू के ग़ालिबन अपने अहद के, अपने हमअज़रों में सबसे अहम और सबसे बड़े शायर थे। शायद इसीलिए उनको ज्ञानपीठ का अवार्ड दिया गया, और जिस वक्त ज्ञानपीठ का अवार्ड दिया गया उसको भी उन्होंने बिल्कुल कैजुअली लिया कि जैसे अवार्ड तो सब मिलते ही रहता है। सप्तम शिवम सुंदर पर थी और है, इसलिए यहाँ अदब के फलने फूलने के मौजूद बात की जा सकती है। मैं तो इतना कहूँगा, एक ही दिन है कि मैं रात को हंसता देखूँ, अपनी आंखों से सूरज को हंसता देखूँ। आज का काम दुनिया को खूबसूरत और मुकम्मल बनाना है। मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ। मेरी यही दुआ है कि जब तक मैं जिंदा रहूँ, इस काम को ईमानदारी और लगन के साथ करता रहूँ। आप सब मेरे लिए यही दुआ करें। शुक्रिया। साहित्य का मर्द
मर्मज्ञ या विद्वान तो नहीं कि शहरयार साहब की खूबियों का बयान कर सकूं, पर ये जरूर जानता हूं कि जिन गजलों और नज़मों ने उन्हें इतना लोकप्रिय बनाया है, उनमें उनके यकीनों और अनुभवों के इतने विविध रंग दिखाई देते हैं कि हैरानी होती है। तमाम परेशानियों, मायूसियों और तन्हाइयों के बीच आकर भी वे अपने सामाजिक दायित्व को नहीं भूलते, साथ ही वे अपने सपनों को बेचकर कुछ भी मोल लेना नहीं चाहते, क्योंकि उनके सपने निजता और सामाजिकता दोनों से जुड़े होते हैं। अकेले पड़ते आदमी के दर्द से लेकर सामाजिक विषमताओं तक को वे अपनी शायरी में शामिल करते चलते हैं। बेचैनी और संघर्ष तो हर कलाकार और रचनाकार की नियति में लिखे ही होते हैं, पर उन सबको जीते हुए भी शहरयार साहब उन संवेदनाओं को इस तरह अभिव्यक्त करते हैं कि पढ़ने वाले को एक नई दृष्टि मिलती है, एक नया रास्ता सूझने लगता है। सारी दुनिया में अमन, सुकून और खुशहाली का माहौल हो, इसकी जिद शहरयार साहब को बहुत बड़ा शायर बना देती है। उनकी कुछ पंक्तियां सुनाता हूं कि माना साहिल दूर बहुत है, माना दरिया है तूफानी, कश्ती पार नहीं होने की लेकिन कोशिश तो करनी है, आखिर कोशिश तो करनी है। ये कोशिश हम करते रहें तो बकौल शहरयार साहब के, जो जहां है कदम जमाए रहें, जो जहां है कदम जमाए रहें, क्या खबर कब जमीन चलने लगे। जो जहां है कदम जमाए रहें, क्या खबर कब जमीन चलने लगे। कुछ न कुछ कर गुजरने की किस शिद्दत से प्रेरणा दे दी गई है। ये भी कहते हैं कि आंधी की जद में शम्मा तमन्ना जलाई जाए, आंधी की जद में शम्मा तमन्ना जलाई जाए, जिस तरह भी हो लाज जुनून की बचाई जाए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तो उन्होंने अपनी लाजवाब लेखनी से नायाब मोती बख्शे हैं। उनके नगमे गमन, उमराव जान, फासले और अंजुमन जैसी फिल्मों में हम सुन ही चुके हैं। आज भी अगर कहीं सुन पड़े कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, तो ठिठक कर उस गीत को पूरा का पूरा सुन लेने का जी चाहता है। उमराव जान का तो एक एक गीत लोगों को उनकी शायरी का दीवाना बना चुका है। प्रेम और पीड़ा की शाश्वत अनुभूतियों से उपजे विराट जीवन दर्शन को समेटे ये गीत कभी पुराने नहीं पड़े, कभी भुलाए नहीं जाए। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। अमिताभ बच्चन साहब के हाथ से उन्होंने अवार्ड लिया था ज्ञानपीठ का, जो बहुत से लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगा कि अमिताभ बच्चन साहब बहुत बड़े आदमी हैं, मिलेनियम स्टार हैं, सब कुछ हैं, लेकिन साहित्य से क्या लेना देना उनका। हाँ, बच्चन साहब के बेटे हैं, बच्चन साहब खुद हमारे उस्ताद से, हम तो जानते ही उनको हैं। तो दिन बात होने लगी तो कहने लगे कि मैंने कहा ये बच्चन साहब के बारे में जो तुमने अवार्ड लिया है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है, अरे तुम भी रहो उसमें, हम भी हैं हम भी है, तो तू कोई बुरा नहीं माना उन्होंने तुम भी रहो, मेरे हाँ हम भी हैं, हमें नहीं अच्छा लगा, लेकिन ये कि भाई ठीक है, अपना अपना मामला। तो ऐसी बात होती थी आपस में, कभी आज तक कोई मतभेद कहीं तरह का हुआ ही नहीं कभी। कितनी सच्ची और खरी लगती है शहरयार के बारे में कही गई मशहूर शायर गुलजार की ये बात कि उनका कहा कमल के पत्ते पर गिरे बूंद की तरह देर तक थिरकता रहता है। वो घटा की तरह उमड़ कर नहीं आते, उनके लिए उठकर खिड़कियां बंद नहीं करनी पड़ती कि अंदर के दरी और गलीचे भीग जाएंगे, बल्कि उठकर खिड़की खोलो तो पता चलता है कि बारिश हो रही है।
नज़में हों या गजलें, शायरी में गुफ्तगू करने का उनका अंदाज निहायत ही सादा और लाग लपेट रहित होता था। यही नहीं, तमाम संजीदा विषयों को भी हाथ लगाते वक्त उनकी शायरी में शोर शराबे का दखल नहीं नजर आता। शायर का पहला फरीजा यह है कि वो मौजूदा दुनिया से अपनी बेचैनी का एहसास करे और इसका इजहार करे। चुनांचे उनका एक शेर उस जमाने में बहुत मशहूर हुआ और हम लोग कदम कदम पर पढ़ते थे कि जिंदगी जैसी तवक्को थी नहीं कुछ गम है, हर घड़ी होता है एहसास कहीं कुछ कम है। तो ये कुछ कम होने का एहसास या इनकम्प्लीटनेस का एहसास, क्योंकि शायर जेन्युइन शायर अगर है और शहरयार साहब थे तो वो ख्वाबों का सफर तय करता है, ख्वाब देखता है, एक नई दुनिया का ख्वाब, नए माशरे का, नए इंसान का ख्वाब। और जब उसके ख्वाब की तकमील नहीं होती, हकीकत उसके बरक्स होती है, तो ख्वाब टूटते हैं, बिखरते हैं। लेकिन प्रोग्रेसिव शायर, तरक्की पसंद शायर फिर नए ख्वाब की तस्वीर देखने में लग जाता है और नई नई उसकी ताबीरें देखने लगता है। इसलिए कभी वो शिकस्त ख्वाब से आज़ुर्दा नहीं हुए कि भाई ख्वाब देखा और हकीकत कुछ और है, ख्वाब कुछ और है, नहीं ख्वाब। तो ज्यादातर जो मॉडर्निस्ट हैं और जो अस्तित्ववाद यानी जैसे वजूदियत पर यकीन रखते थे, वो अदम वजूदियत की तरफ चले गए। जैसे हमारे फानी साहब चले गए कि हर वक्त मौत का साया उन पर नजर आता था और हर वक्त गम की और मौत की बात, यासियत और कुनूतियत की। हालांकि उन्होंने भी गम में फलसफा गम पैदा किया और उससे फलसफा हयात तक पहुंचे। शहरयार उनसे मुख्तलिफ थे। तो आइए देखते हैं कि शहरयार के अजीज दोस्तों में से एक होने के साथ साथ उनके सफर में हमकदम रहे प्रोफेसर एसआर फारूकी, जो कि उर्दू अदब में मशहूर लेखक और आलोचक के तौर पर पहचाने जाते हैं, प्रोफेसर ए फातमी के साथ ही उर्दू अदब में खास मकाम रखने वाले प्रोफेसर सैयद अकील रिजवी का शहरयार के बारे में क्या कहना है। तो ये सब चीजें शहरयार साहब की यहाँ ऐसी जो उस जमाने की शायरी में बिल्कुल नहीं थी। उस जमाने की शायरी में ये था कि भाई जो बात कहो वो ऐसी कहो जो बहुत डायरेक्ट हो और जो लोगों को नसीहत करे कि तुम्हें ये करना चाहिए। अच्छा, नसीहत अगर न करे तो फिर इतना कम से कम करे कि उनको उम्मीद दिलाए कि अच्छा भाई रात तो है लेकिन सवेरा भी होने वाला है। ये एक बहुत ही चीजें कहना चाहिए कि मानी हुई लाइन थी पोइट्री में भी और प्रोज में भी, कि ऐसी पोइट्री हो जिसमें कि हम जिसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल हमारे फैज साहब हैं कि फैज साहब की शायरी में बहुत सारा दुख भी है, लेकिन वो हमेशा आखिर में आकर कुछ न कुछ उम्मीद की बात ला देते हैं कि अच्छा भी होगा, अच्छा हो सकता है। तो शहरयार साहब वगैरह जो लोग थे, ये लोग उस तरह के लोग नहीं थे। अगर ये बहुत बड़े फैज साहब के बड़े वो चाहने वाले थे, हम भी चाहने वाले उनके, लेकिन न वो उस तरह के लोग थे जो जबान के साथ तोड़ फोड़ करते हैं। वो सीधी आसान जबान में लेकिन ऐसी बात कहना चाहते थे जिसमें कि उनकी अपनी जो जिंदगी है वो उसमें झलके, और कोई किसी किस्म का कोई अपने को ये दिखाना कि हम तुमसे बड़े हैं, तुमसे ज्यादा जमात समझते हैं, तुमसे ज्यादा हम तजुर्बेकार हैं, दुनिया बहुत देखी हमने है, ये सब उनके यहाँ नहीं है। ये वो उस तरह शादी करते ही नहीं थे। जैसे उनका जो बहुत ही मशहूर जो कि फिल्म में भी मेरे ख्याल में गाया गया था कि जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने। अब ये एक स्टैंडर्ड बात है जो सभी लोग कहते हैं, जितने भी उर्दू में आशिक होता है वो ढूंढता रहता है अपनी माशूक को, नहीं मिलता उसको है, जो मिलता है इनकी बिछड़ जाता है, ये मिलना चाहता ही नहीं। तो जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, इस बहाने से मगर देखी दुनिया हमने। अब ये बिल्कुल एक नई बात थी जो कि हम सब जानते हैं कि अपने माशूक के लिए या अपने आइडियल के लिए या अपने जिसको हम चाहते हैं उसके लिए हम मारे फिरते हैं, कहाँ से हमको मिल जाए, दिल्ली में मिल जाए कि वो लंदन में मिल जाए कि इलाहाबाद में मिल जाए कि कहीं मिल जाए, हम ढूंढते रहते हैं उसके लिए। तो या जहां जाते हैं तो हम उसी को ढूंढते हैं, उसी को ढूंढते हैं। तो इससे एक तरह की अक्लमंदी पैदा होती है, एक तरह की तबीयत में एक तरह की गहराव पैदा होता है, एक मिजाज में एक तरह की मजबूती आती है कि ठीक है वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, लेकिन दुनिया है फिर भी देखने के काबिल की, दुनिया है फिर भी इस काबिल को उसमें हम उसको बरतें, उसमें रहें, उसको भोगें। अब जैसे उनकी नज़म थी एक के साथ बहुत 3 लाइन की नज़म, बहुत ही मशहूर नज़म उनकी हमने छापी थी पहली बार कि मायल बकरम है रातें
आंखों से कहो अब मांगे, मायल बकरम है रातें, आंखों से कहो अब मांगे, ख्वाबों के सिवा जो चाहे। कि ख्वाब नहीं देख सकता तुमने तुमसे दुनिया में वो ख्वाब देखने की ताकत छीन ली है। तो और सब कुछ मिल सकता है, अब नाच गाना होगा, रंग होगा, शायरी होगी, शराब होगी, दोस्ती होगी, तो दुनिया सब पूरी मौजूद है, लेकिन दुनिया में मैं जो हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो कि मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। बहुत मशहूर हुई नज़म उनकी, मायल बकरम है रातें, आंखों से कहो अब मांगे, ख्वाबों के सिवा जो चाहे। तो उनकी दोनों गजल में भी नज़्म में ये बात बहुत थी कि वो बिल्कुल आपसे अपनी बात कहते नजर आते थे, और उस अपनी बात में कहीं नहीं था कि हम आपसे कोई अच्छे हैं, ये कोई आपसे बड़े आदमी हैं, बल्कि ये कि हम आपकी तरह के लोगों में से एक लोग हैं। बस ये कि हमें कोई ज्यादा बोलना आता है, हम बोल लेते हैं। यार मुलाकातें बहुत रही हैं। वो उस वक्त तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जब वो अलीगढ़ में एक इदारा था तो तरक्की उर्दू का, उसमें वो काम करते थे, यूनिवर्सिटी में नहीं थे, लेकिन उसके साथ भी हम लोग बराबर सेमिनारों में, मुशायरों में अक्सर मुलाकात होती रहती थी। खैर उनके लिए तरह तरह के लोग वो करते रहे हैं, मुख्तलिफ ख्यालात। मसलन कुछ दिन तक तो वो प्रोग्रेसिव के साथ रहे, अपने को लेफ्टिस्ट कहते थे, और आखिर वक्त ये तो उन्होंने नहीं कहा कि मैं नहीं हूँ लेफ्टिस्ट, मगर वो लेफ्टिस्ट के साथ नहीं रह गए थे। फिर वो मॉडर्निस्ट के साथ थे, और बाद में जो कुछ भी उन्होंने लिखा, दोनों नजरियों को मिला के लिखा है। जो कुछ भी जो आज जिंदगी में हो रहा है उसको वो बरतते रहे हैं। अंदाजा ये हुआ कि एक प्रोफेसर होने के नाते, एक टीचर और राइटर होने के नाते, वो उस तरह के फैशनेबल या रवायती तौर पर शायर नहीं थे, बल्कि उन्होंने शायरी जो अख्तियार की उसके पीछे भी सिर्फ एक तालिब इल्माना या नौजवान वाला या आशिक मिजाज का शेरी किरदार नहीं था, बल्कि वो बहुत कुछ कहना चाहते थे। कुछ तो ये कि अपने घर बरेली में पैदा हुए और बड़े अच्छे खानदान के वो फर्जंद थे, वो सब वहाँ उनको जरूर मिला होगा, लेकिन अलीगढ़ हमेशा से शेर व अदब का मरकज रहा है। एक ज़माने में तो जब मजाज और सरदार जाफरी और जज्बी और अख्तर अली मान और जानिसार अख्तर, ये सब सीनियर थे शहरियार के, और तूती बोलता था एक ज़माने में शहरियार का कैसे कब्ल इन शोरा का और तरक्की पसंद शायरी का। तो मेरा अपना मानना यह है, मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, बहुत शायरी भी उनकी करीब से पढ़ी है, कि उनका शुमार 60 के बाद मॉडर्न पोइट्स में या जदीद शोरा में जरूर होता है, लेकिन सच पूछिए तो उनकी जो बुनियाद पड़ी है शायरी की और जो उनके ज़मीर में और खमीर में है, वो है तरक्की पसंद शायरी। और आखिर तक वो तरक्की पसंद तहरीक से या जनवादी लेखक संघ से वो जुड़े भी रहे। शायद यूपी के या अलीगढ़ के वो प्रेसिडेंट भी थे, और हम लोग केपी सिंह और नमिता सिंह और शहरियार की महफिलों में अलीगढ़ के जाते भी थे, तो वो प्रोग्रेसिव थे। हाँ, ये जरूर है कि उनका अपना भी रख रखाव जाती किस्म का, या उसके बाद शायरी में जो उनका बर्ताव, सोचने का तौर तरीका, अल्फाज की जो दारोबस्त है, वो प्रोग्रेसिव से अलग हटकर मॉडर्निस्ट की सफ में लाके खड़ा करती है। लेकिन वो ऐसे मॉडर्निस्ट नहीं थे कि जो नएपन के या नए फैशन के चक्कर में पड़कर शायरी की जो बेसिक नीड होती है या ट्रेडिशनल क्लासिकल नीड होती है, वो उससे अलग हो गए हों। मैंने कई बार उनसे पूछा भी कि आपकी शायरी में एक बेख्वाबी और बेचैनी के पार्ट्स या अनासिर ज्यादा मिलते हैं। तो ये जो उनकी इस्तिराबी कैफियत थी जो उन्हें एहतजाज, प्रोटेस्ट की तरफ ले जाती है, ये महज आम शायर या आम इंसान वाली सोच नहीं थी, बल्कि उसके पीछे पूरी तरक्की पसंद तहरीक की सोच, एक पसमंजर था उनका, एक सोशलिस्ट नजरिया था जिस पर वो यकीन रखते थे। और अगर यकीन न होता तो आखिर तक वो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन से, जिसको बाद में उन्होंने जमहूरियत पसंद यानी जनवादी लेखक संघ से जुड़े न रहते। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने अपने सोशलिस्ट नजरिए को उस तरह से प्रोपगेट नहीं किया जिस तरह से इससे पहले हमारे बास तरक्की पसंद शायरों ने किया,
اور ان پر الزامات بھی لگے کہ محض پروپگیشن بڑی شاعری نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں ایستھیٹک سینس بھی نہ ہو، ردم بھی نہ ہو اور لیرک تک نہ پہنچے، آہنگ تک نہ پہنچے. حالانکہ میں بہت بحث طلب باتیں ہیں کہ ایک پروٹیسٹ پوئٹری میں ایک لو پوئٹری کا ردم تلاش کرنا ذرا سا مشکل کام ہے، لیکن فیض کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ شہریار دوسرے شاعر ہیں کہ جنہوں نے اس لیرک کو، اس ردم کا بڑا خیال رکھا اور شاعری کی آبرو پر آنچ نہیں آنے دی اور اپنی شاعری کو کبھی نعرے بازی نہیں ہونے دی. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ عام زندگی میں بھی ایک خوابیدگی کے عالم رہتے تھے، سگریٹ پہ سگریٹ پیتے تھے، شراب بھی پیتے تھے، اور مگر میں نے ان کو کبھی بھی عالم سرور میں بہکتے نہیں دیکھا. بلکہ جب میں دیکھتا تھا کہ سرور کے عالم میں آ گئے ہیں تو ہم لوگ سوال چھیڑ دیتے تھے، ایک دو سوال، تو اس وقت جو جواب نکلتے تھے وہ ایک غیر معمولی شاعر اور فنکار کے نکلتے تھے. ڈانٹ بھی دیتے تھے کبھی کبھی، ہم لوگوں کے بچکانے سوال ہوتے تھے، کیا بیوقوفی کی بات کر رہے ہو، پروفیسر ہو گئے ہو، ٹیچر ہو گئے ہو، اس طرح کی اتنی بات نہیں تو کو معلوم. یہ بھی سننے میں بڑا مزہ آتا تھا کہ ایسا ڈانٹنے والا بھی تو ہونا چاہیے. ایک خیال یہ بھی ہے، اور غالباً غلط خیال بھی نہیں ہے، کہ فیض ہی کی طرح ان کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا اور بالکل صحیح مشہور تھا کہ وہ مشاعرے میں بہت اچھا نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ کہتے بھی تھے کہ بھائی میں مشاعرے کا شاعر ہوں ہی نہیں. جس طرح سے مشاعرہ جہاں پہنچ گیا ہے، چیخ پکار والا اور پرفارمنس والا، وہ مجھ سے ممکن نہیں ہے. وہ مشاعرے میں کمپرومائز. شہریار صاحب کی خوبی تھی، ان کی شخصیت کی، ان کی شاعرانہ خوبی کی، کہ وہ خیالوں میں جیتے تھے. بیٹھے رہتے تھے ہم لوگوں کے سامنے ڈرائنگ روم میں، مجھے ایسا لگتا تھا کہ امیجنیشن کی دنیا میں ہے، تخیل کی دنیا میں ہے. لہذا اکثر ہمارے سوال پہ چونکتے بھی تھے ہم لوگ، اور پھر کہتے تھے ارے بھائی معاف کیجیے گا، اور پھر وہ شعر بھی کبھی کبھی سنا دیتے تھے. لیکن وہ ہرگز پسند نہیں کرتے تھے کہ سر عام. کبھی ایک آدھ مرتبہ سفر میں بھی ساتھ ہوا ہمارا ان کا، اور ہم نے کہا کہ کیا مذائقہ ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، سفر میں یہ سب دیکھیے، شاعری کی بے قدری مت کیجیے. شاعری بہت عبادت ہے، عظیم عمل ہے، تخلیقی عمل ہے، فنکارانہ اور مفکرانہ عمل ہے. آپ اس کی توہین مت کیجیے. یہ کیا ہے، چلتے پھرتے یا کوئی دوسرا بھی سنانے لگتا تھا تو اس کو بھی ڈانٹ دیتے، یہ موقع نہیں ہے، اس کو عبادت کے طور پہ لیجیے. ہم نے الہ آباد کو کئی مرتبہ بلایا. وہ سردار جعفری کی بہت عزت کرتے تھے اور بہت قدر کرتے تھے. ہم نے سردار جعفری کا جشن یہاں الہ آباد میں منایا. وہ آئے، کیا اچھی تقریر کی. ظاہر ہے کہ پڑھا لکھا آدمی تو تقریر کر سکتا ہے اپنے. تو یہ تو رہی شہریار کی قلم کے بارے میں ان لوگوں کی رائے جن میں سے کسی نے ان کے ساتھ 50 سالوں کے سفر کو ساجھا کیا ہے، تو کوئی ان کے ساتھ گزارے ایک لمحے کو صدیاں سمجھ کر جیتا آیا ہے. ایک بات اور جو شہریار کو تمام نامچین اردو شاعروں کی جماعت سے الگ کھڑا کر دیتی ہے، وہ ہے ان کا اردو اور ہندی ساہتیہ میں بہتر تال میل بنا کے رکھنا. تو دیکھتے ہیں ان کی شخصیت کے اس پہلو کو لے کر کیا کہتے ہیں ہندی کے پرکھیات لیکھک شیکھر جوشی اور آلوچک پروفیسر راجین کمار. ایسے سمجھ ہی چلے جانا بہت کشٹدائی ہے. بہت پیارے انسان، میں ان سے ایک دو بار ملا بھی ہوں اور جنوالی لیکھک سنگھ سے جڑا ہوا ہونے کے کارن علی گڑھ بھی جانا ہوا اور ان سے کافی اچھی گفتگو رہی. ایک بات جو کہوں گا، شہریار صاحب کو دیکھ کے لگتا تھا کہ آدمی شاعر ہے. ان کے بولنے کا لہجہ، ان کی قد کاٹھی، ان کا ایک بناوٹ، سب کچھ ایک کوی یوشت تھا. جہاں تک ان کی کویتا کا سمبند ہے، میرا اردو کا گیان ادھک نہیں ہے، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ شہریار ہندی میں بھی ان کی رچنائیں خوب آ گئی. تو میں نے ان کا کوئی گدی میں نہیں جانتا انہوں نے گدی میں کیا کچھ کتنا لکھا ہے، لیکن میں نے گدی پڑھنے کا مجھے موقع نہیں ملا. ان کی کویتائیں جو ہیں ایک عام آدمی کا جو دکھ درد ہوتا ہے اور جو سنویدنا ہوتی ہے، بہت گہرے سے کہیں ایسی بات
جو لگے آپ کو کہ ہاں کتنا آدمی انبھو ہے آدمی کا کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہی تو میں سمجھ رہا ہوں. ہندی اور اردو دونوں میں مقبولیت ان کی رہی. بلکہ آپ کو بتا دیں کہ ابھی بات چلتی ہے جب جدیدیت کی، تو ہمارے یہاں ہندی میں بہت آدھنکتا وادی کبھی ہوئے اگے ہے. سچیدانند واتساین اگے ہے. تو واتساین اگے جو تھے وہ بلکہ ان کا یہ سینٹینری ایئر بھی ہے. تو اگے پر شہریار صاحب نے ایک بڑی اچھی نظم لکھی. جب جنستا میں اگے کو یاد کرتے ہوئے اوم تھانوی نے پورا ایک پیج نکالا، تو اس میں سب سے اوپر شہریار صاحب کا اگے پر لکھا ہوا وہ جو کلام تھا اس کو انہوں نے پیش کیا. تو ایک ایسا شاعر جو اگے جیسے ہندی کے کوی، اور اگے کے بارے میں بتا دیں آپ کہ اگے بہت اردو کے پریمی نہیں تھے. مطلب ان کا جو درشٹیکون تھا، نظریہ تھا اردو کویوں کے بارے میں یا اردو زبان کے بارے میں، وہ بہت بحث طلب تھا. تو ایک ایسے ہندی کے شاعر جس نے اردو کے بارے میں بہت انوکول رائے کبھی ظاہر کی ہو، ایسا نہیں دیکھا گیا. اس شاعر پر ہندی کے شہریار صاحب نے نظم لکھی. تو یہ شخصیت ان کی، اتنا کھلاپن، اتنا دل کا کھلاپن کہ وہ ہندی والوں کو بھی اتنا ہی اپنا مانتے رہے اور ہندی والے بھی ان کو اتنا ہی اپنا مانتے رہے جتنا اردو والے. تو اردو ہندی کا جو میل جول کا ایک رول ہمارے آج کے زمانے، آج کے دور میں خاص طور سے اس کو شہریار صاحب نے نبھایا. تو دیکھا آپ نے کہ شہریار کس طرح سے ہر دل عزیز تھے، لیکن کسی شاعر نے خوب ہی کہا ہے کہ اسی دل کی قسمت میں تنہائیاں تھیں، کبھی جس نے اپنا پرایا نہ جانا. تو جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کے سیاہ پنے کی حقیقت آخر کیا تھی. ان کی بچے سے تو میری ملاقات نہیں ہے، بیوی سے ان کی ملاقات میری تھی. نجمہ ان کا نام تھا، نجمہ شہریار. لیکن ابھی ہمیں بتایا کسی نے کہ اب کسی نے ان سے مل کے کہا کہ آج تو نجمہ شہریار ہیں، تو بہت خفا ہوئی وہ. ان کا نہیں، میں نجمہ حمید ہوں، محمود ہوں، کیونکہ میرے باپ کا نام محمود تھا. تو اس طرح سے کبھی کبھی تلخی زندگی کی آدمی کو کہیں ڈال دیتی ہے اور کہاں پہنچا دیتی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں، شاعروں کا اکثر یہ ہوتا ہے، ادیبوں کے ہاں مصیبت یہ ہے. مصیبت شاعروں کے، فراق صاحب میرے استاد تھے، لیکن کبھی ان کی اپنی بیوی سے نہیں بنی. لیکن یہ میں ان کی تعریف فراق صاحب کی کہوں گا، ان کی بیوی کی، کہ ان کے مرنے پر ان کی بیوی یہاں الہ آباد آئیں اور لوگوں نے، ٹی وی والوں نے اور ریڈیو والوں سے پوچھا کہ آپ کو ان سے کوئی شکایت؟ ان کا نہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں. حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ بہت خراب حالت میں فراق صاحب نے ان کو رکھا تھا. پہلی شاعروں ادیبوں کا ہوتا ہے چکر. تو اس طرح سے شہریار کی شاعری کی اگر ہم بات کریں گے تو یقیناً وہ قدر اول کی شاعری ان معنوں میں ضرور ہوگی کہ بہت دن تک اردو ادب میں اس کی ایک لہر باقی رہے گی. تو ایسا یہ اب نہیں مل سکتا. ایسا کھلا ہوا دل کا آدمی اور دوست کو اتنا چاہنے والا آدمی اب نہیں مل سکتا. وہ کہاں سے آپ لائیے گا؟ وہ اس طرح کی چیزیں ختم ہو گئی. گھر کی لائف ان کی عجیب طرح کی لائف تھی. میں آپ سے کیا بتاؤں کہ بہت ہی وہ مزاج کے بڑے، بہت چاہنے والے تھے. لوگ انہیں بہت چاہتے تھے. بہت ہی شکل اچھی تھی. آپ تو خیر بڑھاپے میں بیماری نے پھر شراب نے بھی شکل ذرا تھوڑی ان کی بھاری کر دی تھی. جوانی میں بڑے خوبصورت اور بڑے اچھے لگتے تھے. تو جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں، بلکہ اب تو خیر نہیں لگی تو الگ ہو گئے، تو ان کی بیگم صاحبہ نے کئی لوگوں سے کہا کہ میں شادی اسی سے کروں گی اور کسی سے نہیں کروں گی. اور اتنا وہ کیا کہتے ہیں کہ خوش ہوئے یا جو بھی سمجھیے، شادی انہوں نے کر لی. بلی آباد کے بہت اچھے خاندان کے لوگ ہیں. اور ہم بھی بارات میں گئے تھے، بہت سے لوگ اور گئے تھے. سرور صاحب جو ان کے استاد تھے، بہت بڑے رائٹر تھے، ہم سب لوگوں کے باپ کی طرح تھے، فادر فگر تھے، تو وہ بھی گئے تھے. تو بہت ان کی اچھی بنی. 2 بیٹے پیدا ہوئے، دونوں بڑی اچھی جگہوں پہ ہیں. بڑا بیٹا جو ہے وہ دبئی میں ہے، کسی بہت بڑی بینک میں ہے. چھوٹا والا میں ہے، وہ ٹی وی اور فلم اور اس طرح کی چیزیں بہت ہے آگے یوٹیوب وغیرہ میں. بیٹی ڈاکٹر بنی. تو یہ اولادیں پیدا ہوئی. پھر کھٹ پٹ شروع ہو گئی میاں بیوی میں. اب کیوں؟ اب میں نے ابھی پوچھا نہیں کبھی. سوال تھی کہ ہم دیکھتے تھے کہ بھائی شرابی آدمی ہے تو جو کام کرنا کرے گا. شرابی بھی پیے گا، وہ رات کو جائے گا کلب میں بیٹھے گا، اسٹاف کلب میں 2-3 بجے تک تاش کھیل کے ساتھ میں جائے گا.
تو اب وہی سب جو باتیں اچھی لگتی تھی ان کو خراب معلوم ہونے لگی. تو آخرکار دونوں الگ الگ ہو گئے. اور یہ مجھے بہت دکھ رہا کہ ایسا اچھا آدمی، اب مجھے اب کیا بتاؤں آپ سامنے بولتے مجھے آنسو آ رہے ہیں، اتنا دوستوں کو دوست رکھنے والا، اتنا دوستوں میں چہکنے والا آدمی آخر زمانے میں اکیلا ہو گیا بالکل. کیونکہ خیر انہوں نے ان کے بیٹے نے مکان خرید دیا تھا جس میں کہ وہ رہے کئی سال تک. اور اب وہ معلوم ہی آپ لوگوں کو ہوگا کہ وہ ویسے تو بہت ٹھیک تھا، ملنا جلنا، مشاعروں میں جانا سب کچھ. ان کو اسٹروک ہو گیا اور تھوڑا سا سوچنے میں، بولنے میں، چلنے میں کچھ سست ہو گئے اور ان کو خبر نہیں تھی کہ ان سے کہے کون. اور جیسے میری بیوی تھی، وہی بیوی اللہ کو پیاری ہوں، مجال نہیں تھی کہ میں کوئی ایسا کام کروں جو نیا ہو یا بدلا ہوا تو پوچھنے کی کیا کر رہے ہو. کچھ بھی کھانے بیٹھ جاؤں جو کہیں کہ نہ کھانا چاہیے تو فوراً لوگوں کو مت کھاؤ تم اسے. اب اس کو، اس آدمی کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تجھے، وہ اسی حالت میں مشاعرہ پڑھ رہے ہیں. اور مشاعرے میں گئے دلی میں مشاعرہ پڑھنے، چپ چاپ بیٹھے ہوئے، بالکل آنکھ بند کیے ہوئے، دشمنوں سے شراب پی لی ہے، سو گیا، یہ کیا ہوا ہے. ساہت کی دنیا سے وابستہ لوگ شہریار کو بھلے ہی ان کی شاعری سے جانے، لیکن عام جن مانس کے لیے وہ امراؤ جان فلم کے گیتوں کے رچناکار ہی ہیں. جی ہاں، مظفر علی کے نردیشن اور ریکھا کے یادگار ابھنے سے سجی یہ فلم باقی سارے پکشوں سے کہیں زیادہ آج بھی اپنے گیتوں کے لیے یاد کی جاتی ہے. جہاں امراؤ جان میں پیار کے جذباتوں کو شہریار اکیرتے دکھائی پڑتے ہیں، وہیں فلم گمن میں آدھونک زندگی کی تلخ سچائیوں کو بیان کرتی یہ لائنیں آج بھی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں. سینے میں جلن، آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے؟ سینے میں جلن، آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے؟ سینے میں جلن، آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے؟ اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے؟ اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے؟ سینے میں جلن. جستجو جس کی تھی اس کو تو نہ پایا ہم نے. جستجو جس کی تھی اس کو تو نہ پایا ہم نے. اس بہانے سے مگر دیکھ لی دنیا فلموں سے ملی شہرت کا ہی نتیجہ تھا کہ شہریار عام آدمی کی روح میں بس گئے. ان فلموں کی ہی بدولت انہیں مقبولیت حاصل ہوئی. ایسے میں سوچنے کی بات ہے کہ اتنا سب ہونے کے باوجود انہوں نے فلموں کے لیے لگاتار کیوں نہیں لکھا. اس کا جواب صرف یہ ہے کہ شہریار نے کبھی تعلیم اور تربیت سے سمجھوتا ہی نہیں کیا. انہی کے شبدوں میں کہ چاہتی ہے جو دنیا وہ مجھ سے نہیں ہوگا، سمجھوتا کوئی خواب کے بدلے نہیں ہوگا. فلم کی دنیا سے بہت کمپرومائز نہیں کیا. مظفر علی نے جب امراؤ جان بنائی تو وہ ایک ذرا ایک کلچرل مووی تھی، تو اس میں تو وہ کس طرح فٹ ہو گئے، ان کی غزلیں فٹ ہو گئیں یا ایک آدھ غزل نہیں کہیں بھی. لیکن آگمن کی بھی غزلیں ان کی بڑی ہٹ ہوئی. مگر اس کے بعد، اس کامیابی کے بعد جس طرح کی ان کی ڈیمانڈز ہونے لگی، مطالبے ہونے لگے، سستے مدے گیت اور کیبرے گیت، یہ ممکن نہیں تھا شہریار کے ذریعے. اس لیے انہوں نے فلمی دنیا کو خیر بات کرنا گوارا کر لیا، لیکن اپنی شاعری سے کمپرومائز نہیں کیا. شاید یہی وجہ تھی کہ اردو شاعری کو نیا نقش دینے میں وہ کامیاب رہے.
देश, समाज, सियासत, मोहब्बत और दर्शन को अपनी शायरी का विषय बनाने वाले शहरयार उर्दू अदब की ऐसी चौथी शख्सियत हैं जिन्हें देर से ही सही लेकिन साहित्य के प्रतिष्ठित सम्मान ज्ञानपीठ से नवाजा गया। पर ये सब तब हुआ जब उर्दू शायरी का शहंशाह तकलीफ दे कैंसर जैसी बीमारी और जिंदगी के आखिरी मुकाम पर तन्हाई को अपना साथी बना बैठा था। लेकिन इस वक्त में भी उन्होंने जिस जिंदादिली और बहादुरी से काम लिया वो शायद शहरयार जैसे बड़े कद के इंसान की ही बस की बात थी। बम्बई जब वो गए तो छोटे बेटे ने देखा कि इनकी तो हालत में ठीक नहीं मालूम होती, वो फिर उनको अस्पताल ले गया और उस तो मालूम रहा आप इनको स्ट्रोक है। खैर आईसीयू में चले गए, फौरन ठीक कर दिए गए, स्ट्रोक उनका खत्म हो गया और बोलना वालना ठीक सब आ गया, चलना फिरना आ गया। तो पता लगा वो कैंसर, और कैंसर में ऐसा है कि बहुत ही एडवांस स्टेज पर कैंसर लंग्स में है और जाहिर है कि ऑपरेशन तो होता नहीं, लंग्स के ऑपरेशन होता नहीं है। तो बस ये है कि जो कुछ कर सके करते हैं। बहादुरी की हालत है, इतना अकेला रह के मरा। जब भी उसको फोन करूं कहे मैं अच्छा हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बीमार थोड़े हूं, मैं अच्छा हो गया। इसी हालत में ठीक होने के बाद वो कीमोथेरेपी हुई उनकी, दुबई गए, वहां इलाज कराया और दोनों चीजों का वापस आया। फिर बम्बई में हुई, फिर अलीगढ़ पहुंचे तो मैंने फोन किया, मैंने कहा तुम यहाँ क्यों आ गए, जाके बेटे के रहते क्यों नहीं, वहां अस्पताल इतने बड़े बड़े। बोले नहीं यहाँ हो जाएगा कीमोथेरेपी, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो इतना बीमार थे और उनको दर्द के लिए इतनी दवाएं खानी पड़ती थी कि बिल्कुल वो बोलते नहीं थे, चुपचाप रहते थे। शायद भी कभी जैसे बोल रहे हैं उस जमाने में। तो उससे मुझे बड़ी मजबूती हुई कि अभी वो इससे बात कर रहे हैं लड़के से, तो उनकी बहुत दोस्ती थी इन लोगों में, हमारी बहुत दोस्ती थी इन लोगों से। शहरयार साहब हुए, भाई अख्तर साहब हुए, हम लोग बहुत ही उठने बैठने के साथ ही थे। लेकिन फिर मेरी बात हुई नहीं इसके बाद। बस यही हुआ कि वो जब भी मैं फोन करूं तो मालूम हुआ था कि साहब लेटे हुए हैं। तो हमारे और दोस्त जो अलीगढ़ में हैं उनसे मैंने कह रखा था भाई आप जरूर जाइए देखने के लिए, मैं जा रहे कर लेते उनके यहाँ, तो आप जरूर जाइए और हो सके तो बात कर लीजिए। तो कई जो हमारे दोस्त हैं उनके यहाँ जाया करते थे देखने के लिए उनको। यही कहा कि पहले तो ये था कि वो उठ के बैठ करके व्हील चेयर पर बैठते थे, फिर उनको वहां से आए खाने के कमरे में खाना बैठ कर खाया करते थे। बाद में वो भी छूट गया उनसे वो। मगर ये हुआ कि खैर वो आखिरी जो जिसे कहें कि ये आदमी की जो वो होती है बेचारगी कि नाक में ट्यूब डाल देते हैं, मुंह में उससे खाना खिलाते हैं। हमने देखा लोगों को, हमारे डिस्टेंस रिलेशन थे, उनको लंग कैंसर था। तो वो अब ठीक है क्या करें भाई, नहीं मर रहे हैं, अब वो डॉक्टर उनका इलाज ही तो करेगा, माँ तो नहीं देगा उनको। अब उनके मुंह में नाक में ट्यूब पड़ी, उसी से वो खाना दिया जा रहा है। तो क्या खाना और क्या जीना और क्या पीना। तो कम से कम वो उसको नहीं आई, वो चुपचाप से मर गया बिल्कुल। बेटा बेटी आ गए थे, उनके उसी दिन मैंने फोन भी किया। मैंने कहा कि पहले सोचा क्या फोन करूं, फिर सोचा कि नहीं फोन करना चाहिए, तो कहीं जगह से जरा याद नहीं किया। बेटी से मैंने कहा दिल्ली से उसने फोन किया, मैंने फोन किया, तो बिल्कुल चुपचाप से चले गए, बिल्कुल जैसे शायरी से चुपचाप। कोई भीड़ भाड़ नहीं शायरी में उसके, कोई बहुत ऊंचा नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, कोई नाराबाजी नहीं हो रही है, बड़े चलो नहीं हो रहा है, ये नहीं हम कट गए मर गए ये भी नहीं हो रहा। एक बड़ी समतल और खूबसूरत इसमें बाग लगा हुआ है, उस तरह की जिंदगी गुजारी उसने, वैसे ही चुपचाप चला गया। शहरयार न सिर्फ बतौर रचनाकार लोगों के दिलों पर राज करते रहे, बल्कि बतौर इंसान भी उन्होंने लोगों को अपना कायल बनाए रखा। उनसे मिलने और उन्हें जानने वाला हर शख्स उनमें अपना आदर्श तलाशता दिखता है। शहरयार निजी जीवन में मूल्यों और रिश्तों को बहुत तवज्जो दिया करते थे। मुझे याद है कि मैं तो खुर्द हूँ, शागिर्द हूँ। जिस दिन मैंने यहाँ हेडशिप का चार्ज लिया, बुजुर्गों में पहला फोन शहरयार का आया अलीगढ़ से, फातमी में मियाँ मुबारक हो, मुझे यकीन है कि तुम ये 2 साल 3 साल बहुत अच्छे ढंग से गुजारोगे। और कभी ये नहीं कि मुझे बुलाओ या मुशायरे में मुशायरा करो, मैं आऊं, ये सब चीजों से बेनियाज। मैं तो कहता हूं कि कभी कभी उनके किरदार में एक सूफी का किरदार भी झलकता था, एक फकीराना जिंदगी का भी मस्त है। आप मानना है मेरा कि शायर तो आजकल बहुत है, कविता बहुत लिखी जा रही है, हिंदी में भी उर्दू में भी लिखी जा रही है, लेकिन अच्छा इंसान होना और अच्छा शायर होना ये कई बार मुश्किल से मुमकिन होता है। तो शहरयार साहब की शख्सियत जो थी
اس میں یہ چیز ملتی تھی. بہت پیار سے بہت خلوص سے ملتے تھے, بنا کسی بھید بھاؤ کے بڑی تفصیل سے باتیں کرتے تھے. کیا کر رہے ہیں آپ, کیا گھر کا کیا حال ہے, یہ سب. اور خودداری اتنی کہ جب ان کو برین ٹیومر ہوا تو آج کل تو لوگ ہلہ مچانے لگتے ہیں, لیکن شہریار صاحب نے کبھی بھی اس بات کا ہلہ نہیں مچایا. کبھی بھی اس کو بہت اخبارات کے ذریعے یا کہیں بہت نہیں کہ سرکاری امداد ملنی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, کچھ نہیں. بہت خوددار آدمی تھے, بہت خاموشی سے لڑے وہ اپنی بیماری سے بھی, اور اپنے دور کے جو حالات تھے, جو وڈمبنائیں تھیں, جو آئرنی تھی اپنے دور کی, اس کو تو انہوں نے اتارا ہی اپنی شاعری میں. تو آج کے آدمی کی پہچان, آج کے دور کی پہچان, آج کے دور میں آدمی کی زندگی کے ہونے کا مطلب, یہ سب تلاشنے میں بطور شاعر اور بطور مدرس, بطور پروفیسر وہ لگے رہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو ان سے باقاعدہ کلاس بیٹھ کر پڑھنے کا موقع ملا, کیونکہ یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ ایک شاعر کیا کر رہا ہے اپنی آجیوکا کے لیے, کیونکہ ہندوستان میں ایسا مشکل ہوتا ہے کہ صرف ادب سے ہی کوئی اپنی زندگی گزار لے, بہت مشکل کام ہے. تو کوئی نہ کوئی تو کہیں نہ کہیں کچھ ملازمت کرنی ہوتی ہے. تو شہریار صاحب نے علی گڑھ یونیورسٹی میں اردو وبھاگ میں رہ کر کے جو جگہ بنائی اپنے ودیارتھیوں کے بیچ, اپنے چھاتروں کے بیچ, اس کی جانکاری بھی برابر مجھ کو ملتی رہی. اور بڑا چونکہ میں خود بھی ایک ادھیاپک ہندی کا رہا ہوں, ہندی کا لیکھک ہونے کے ساتھ ساتھ, تو مجھے خوشی ہو, میں کئی بار اپنا ماڈل ان میں دیکھتا تھا کہ اگر ایک ادھیاپک بھی ہو اور ایک شاعر بھی ہو, ادیب بھی ہو, تو دونوں کا میل شخصیت میں کیسے ہونا چاہیے, اس کو جب میں اپنے لیے ڈھونڈتا تھا تو مجھے کئی بار شہریار صاحب جیسے لوگ یاد آتے تھے. اور آخر میں شہریار کی طرف سے صرف اتنا ہی, زمین نے ہم کو بہت دیر سے قبول کیا, جلے حروف میں یہ بات لکھے جاتے ہیں. ریت کو نچوڑ کے پانی کو نکالنا بہت عجیب کام ہے. ریت کو نچوڑ کے پانی کو نکالنا بہت عجیب کام ہے. بہت دنوں سے دوستو یہ کام کر رہا ہوں میں, بہت دنوں سے دوستو یہ کام کر رہا ہوں میں. اور رات کا ہوا کے درمیان آج رات کا پڑاؤ ہے, ہوا کے درمیان آج رات کا پڑاؤ ہے. میں اپنے خواب کے چراغ کو جلا نہ پاؤں گا. ہوا کے درمیان آج رات کا پڑاؤ ہے, میں اپنے خواب کے چراغ کو جلا نہ پاؤں گا. یہ سوچ کے بہت ہی بدحواس ہوں, میں صبح سے اداس ہوں. تو دوستو, یہ تو تھی ایکٹیو انڈیا پریوار کی اوشس شہریار کے لیے ایک شردھانجلی کی کوشش. اسی سلسلے میں کچھ اور بہتر کرنے کے وعدے کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک دیکھتے رہیے ایکٹیو انڈیا اور دیجیے ہمیں اجازت. نمسکار.